रहमान रहीम। बज़्म उर्दू अदब में अकरम ख़ान अपने स्टूडेंट का खैर मक़दम करता है। अज़ीज़ तलबा, हमने एक सिलसिला शुरू कर रखा है जिसमें क्लास नहम क्लास दहम के मुख्तलिफ़ सवालात और उनको हल करने का तरीक़ा बताया जा रहा है। तो इस सिलसिले में आज मैंने जिस सवाल का इंतख़ाब किया है वो सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 नहम और दहम में एक जैसा ही होता है, तो मैं इसके हल करने का तरीक़ा आपको बता रहा हूँ। उम्मीद है कि आप इससे इस्तिफ़ादा करेंगे। इससे पहले कि मैं अपने लेक्चर का आगाज़ करूँ, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। यह स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे सवाल नंबर 3 लिखना है। इसके बाद आपने निचली लाइन पे चले जाना है। यहाँ पे नसर पारों की तशरीह या फिर इक़्तिबासात की तशरीह आपने लिखना है। ये 2 पैराग्राफ होते हैं, 2 नसर पारे होते हैं। एक को अल्फ़ कहा जाता है और दूसरे को बे कहा जाता है। ये तो इसमें आप मिसाल के तौर पर पहले आप अल्फ़ को हल कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे अल्फ़ लिखेंगे और उसके बाद हवाला मतन के बाद जहाँ पे ये नून ख़त्म हो रहा है, यहाँ से आपने सबक का उन्वान लिखना है। ये सारा काम आपने मार्कर से करना है और कट वाले मार्कर से करना है। तो इसके बाद आपने यहाँ पे रबत की अलामत लगानी है। रबत की अलामत के बाद आपने सबक का उन्वान लिखना है। इसका आधा नंबर आपको मिलेगा। इसके बाद निचली लाइन पे चले जाए, मुसन्नफ़ का नाम के बाद भी रबत की अलामत आएगी और इसका भी आपको आधा नंबर मिलेगा। यहाँ तक आपको 1 नंबर मिल चुका, अगर आपने सबक का उन्वान और मुसन्नफ़ का नाम सही लिखा है तो। अज़ीज़ तलबा, एक बात वाज़ेह रहे कि कुछ तालिब इल्म मुसन्नफ़ का जो नाम है उसमें तब्दीली करके लिख देते हैं, या फिर उसमें कमी कर देते हैं, या फिर उसमें थोड़ा इजाफ़ा कर देते हैं। आपने वही नाम लिखना है जो आपकी किताब में मौजूद है। तो इसके बाद बेटे आपने ये करना है कि ख़त कशीदा अल्फाज के माने के बाद आप रबत की अलामत लगाएंगे और इसके बाद आप यहाँ पे एक उफ़क़ी लाइन खींचेंगे इस तरह, और एक अमूदी लाइन खींचेंगे। हर पैराग्राफ के अंदर आपसे 4 मुश्किल अल्फाज के माने पूछे जाएंगे, तो आपने यहाँ पे वो मुश्किल अल्फाज बिल तरतीब यहाँ पे लिखने हैं और इसके बाद उनके सामने उनके माने लिखने हैं। तो ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए 7 नंबर लगा रहा हूँ, लेकिन आपने उधर कुछ भी नहीं ऐसा करना। तो 0.5 और ये 0.5, इस तरह ये 2 नंबर के आपके अल्फाज माने जो होते हैं, ये 2 नंबर के होते हैं इम्तिहान के अंदर। इसके बाद स्टूडेंट आपने क्या करना है कि तशरीह लिखनी है। यहाँ पे मार्कर से खूबसूरत करके आपने तशरीह की हेडिंग देनी है। तशरीह के फ़ौरन बाद आपने तफसीलिया की अलामत लगानी है। ये तफसीलिया की अलामत रबत की अलामत के फ़ौरन बाद ख़त्मा की अलामत लगाएंगे और आपकी ये तफसीलिया की अलामत बन जाएगी। यहाँ से आपने लिखना शुरू करना है। तशरीह करते वक्त, किसी पैराग्राफ की तशरीह करते वक्त किन बातों का ख़ास ख्याल रखना होता है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि उस पैराग्राफ के अंदर जो ज़माना है आप उस ज़माना के अंदर रहते हुए तशरीह करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो आपने अल्फाज के माने लिखे हैं इस पैराग्राफ के अंदर ख़त कशीदा को अल्फाज को हटाकर वहाँ पर उनके माने लिखने हैं। तीसरी बात यह है कि आप इस तहरीर को खूबसूरत बनाने के लिए, दिल आवेज़ बनाने के लिए इसके अंदर तब्दीली करेंगे, लेकिन ज़माना की तब्दीली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना होता है कि इसकी जो स्पेस है, इस सवाल को आपने कितना हल करना है, कितना मतलब कि ये सवाल होना चाहिए। तो इसमें आपको बताता चलूँ कि इस सवाल की जो स्पेस बनती है वो कम व बेश 10 से 12 सतूर पर मुश्तमिल होना चाहिए ये सवाल। अगर इससे कम होगा या इससे ज़्यादा होगा तो नंबर मुतासर हो सकते हैं। अज़ीज़ तलबा, कुछ तालिब इल्म इस एक इक़्तिबास की तशरीह करते वक्त उसको खुलासा का रंग दे देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तशरीह का मतलब तशरीह ही होना चाहिए। तशरीह से हटकर उसके अंदर कोई और मवाद शामिल नहीं होना चाहिए, मतलब कि इधर उधर की कोई बात उसमें शामिल नहीं होनी चाहिए। तो ये तो था सवाल नंबर 3 के हल करने का तरीका।
उम्मीद है कि आप इससे मुकम्मल इस्तिफ़ादा करेंगे। इंशाअल्लाह आइंदा लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर।